क्विक आईएएस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक आईएएस में आपका स्वागत है। हमारे चैनल द्वारा लगातार एनसीईआरटी क्लास आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। क्लास 6 से क्लास 12 तक सभी सब्जेक्ट की आपको एनसीईआरटी जल्द से जल्द मिल जाएगी। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और सारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको एनसीईआरटी के सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। आज हम लोग जो है लोकतांत्रिक जो है राजनीति का जो है क्लास 9th की एनसीईआरटी का जो है ये दूसरा चैप्टर है, संविधान का निर्माण। हमारे संविधान का निर्माण कैसे हुआ और दक्षिण अफ्रीका के संविधान से तुलना की गई है। तो संविधान का निर्माण क्यों होता है, किसके लिए होता है और संविधान क्या काम करता है, संविधान का दर्शन क्या होता है, संविधान का उद्देश्य क्या होता है, सबके बारे में इस वीडियो में बताया गया है। अच्छे से देखिएगा। कहीं कोई डाउट होता है कमेंट करके जरूर पूछेगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। हम लोग शुरू करते हैं सीधे लेसन की ओर। क्लास 9th एनसीईआरटी का दूसरा चैप्टर है संविधान निर्माण। जो संविधान होता है उसका निर्माण कैसे होता है, संविधान निर्माण दुनिया में कैसे हुआ है उसका भी एग्जाम्पल इसमें दिया गया है, और भारत में संविधान का निर्माण कैसे हुआ है उसके बारे में भी यहाँ पर डिटेल में बताया गया है। तो हम लोग शुरू करते हैं संविधान निर्माण के बारे में। लिखा है परिचय। लिखा है कि पिछले अध्याय में हमने देखा कि लोकतंत्र में शासक लोग मनमानी करने के लिए आजाद नहीं है। कुछ बुनियादी नियम हैं जिनका पालन नागरिकों और सरकार दोनों को करना होता है। ऐसे सभी नियमों का सम्मिलित रूप संविधान कहलाता है। तो चाहे नागरिक हो और चाहे सरकार हो, सबको जो नियम पालन करना होता है उसी को हम, और नियम की जो पुस्तिका है वो है आपका संविधान। तो संविधान के अनुसार नागरिक भी चलते हैं और सरकारें भी चलती हैं। देश का सर्वोच्च कानून होने की हैसियत से संविधान नागरिकों के अधिकार, सरकार की शक्ति और उसके कामकाज के तौर तरीकों का निर्धारण करता है। तो मौलिक अधिकार जो मिला है नागरिकों को, सरकार को जो पावर मिला है और जो सरकार कामकाज कर रही है पूरे देश में, वो हमें संविधान से ही ताकत मिलती है, चाहे वो सरकार हो और चाहे वो एक नागरिक हो। इस अध्याय में हम लोकतंत्र के संवैधानिक स्वरूप पर कुछ बुनियादी सवाल उठाएंगे। हमें संविधान की जरूरत क्यों होती है, संविधान बनते कैसे हैं, उन्हें कौन बनाता है और किस तरीके से बनाता है, इन सब सवालों के जवाब हमें इस चैप्टर में ढूंढना है। किसी लोकतांत्रिक देश के संविधान को आकार देने वाले मूल्य कौन कौन से होते हैं ये जानना है। एक बार संविधान बन जाने के बाद क्या हम बाद में बदलती परिस्थितियों के अनुरूप उसमें बदलाव कर सकते हैं। तो बदलाव संविधान संशोधन के तहत करते ही हैं, तो क्यों करते हैं, एक सवाल यह पूछा जाएगा। संविधान के बारे में आगे बात करते हैं तो हाल के दिनों में संविधान बनाने का एक उदाहरण दक्षिण अफ्रीका का है। वहां क्या हुआ और दक्षिण अफ्रीकी लोगों ने किस तरह अपने संविधान निर्माण के काम को अंजाम दिया, हम इस अध्याय की शुरुआत में इसी अनुभव पर गौर करेंगे। इसके बाद हम भारतीय संविधान के निर्माण और इसके पीछे के मौलिक विचारों, मूल्यों की चर्चा करेंगे और देखेंगे कि यह किस तरह नागरिकों के जीवन और सरकार के अच्छे कामकाज के लिए जो है बढ़िया ढांचा उपलब्ध कराता है। तो इसमें हमें एग्जाम्पल के रूप में दक्षिण अफ्रीका का एग्जाम्पल हमें लेना है, और फिर भारतीय संविधान बनाने में क्या क्या कठिनाइयां आई, चुनौतियां कौन सी आई और संविधान निर्माण करने में कैसे हमने को काम किया है, ये हमें देखना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दक्षिण अफ्रीका की। दक्षिण अफ्रीका जो है ये अफ्रीका महाद्वीप के सबसे दक्षिण में है, और वहाँ जो है नेल्सन मंडेला जो है आज़ादी के लिए जाने जाते हैं, जिन्होंने जो है रंग भेद की नीति को समाप्त करके दक्षिण अफ्रीका में काले गोरे की जो भेद था उसको समाप्त करके उन्होंने दक्षिण अफ्रीका को आज़ाद कराया था। तो वहाँ लोकतंत्र में जो संविधान का निर्माण हुआ कैसे हुआ है, इसी पे हमें शुरुआत करनी है। तो लिखा है, उन्होंने नेल्सन मंडेला का ये जो वक्तव्य है, तो उन्होंने लिखा है कि मैंने गोरों के प्रभुत्व के खिलाफ संघर्ष किया। गोरे कौन है, अंग्रेज हैं, और मैंने ही अश्वेतों के प्रभुत्व का विरोध किया। मैंने एक ऐसे लोकतांत्रिक और स्वतंत्र समाज की कामना की है जिसमें सभी लोग पूरे मेल जोल के साथ रहें, सबको समान अवसर उपलब्ध हो। मैं इसी आदर्श के लिए जीवित रहना और इसे पाना चाहता हूं, और अगर जरूरत पड़ी तो हम आदर्श के लिए मैं जान देने को भी तैयार हूं। तो इन्होंने जो है एक तरह से कह सकते हैं समान अवसर के लिए ये वक्तव्य कब दिया था, जब वहां पे स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था। तो नेल्सन मंडेला जो है, जैसे हमारे यहाँ गांधी हैं वैसे दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला है। लिखा है, यह नेल्सन मंडेला का कथन है जिस पर दक्षिण अफ्रीका के गोरों की सरकार ने देशद्रोह का मुकदमा चलाया था। उन्हें जो है और 7 अन्य नेताओं को 1964 में देश में रंगभेद के चलते चलने वाली शासन व्यवस्था का विरोध करने के लिए आजीवन कारावास की
सजा दी थी। तो आजीवन कारावास उन्हें 1964 में हुआ था नेल्सन मंडेला को। तो इन्होंने जो विरोध किया था वो गोरे सरकार के खिलाफ किया था, और जब यही वक्तव्य दिया था उन्होंने, तब उनको आजीवन कारावास की सजा दी गई। अगले अगले जो है 28 वर्षों तक उन्हें दक्षिण अफ्रीका की सबसे भयावह जेल जो है रोम्बेन द्वीप में कैद करके रखा गया। किसको? नेल्सन मंडेला को। लेकिन उनको, उनके जज्बात को, उनके जो है उद्देश्य को गोरे सरकार डगमगा नहीं पाई। ये उनका बहुत बड़ा योगदान है दक्षिण अफ्रीका के लिए। लिखा है रंगभेद के खिलाफ संघर्ष। उन्होंने रंगभेद के खिलाफ जो संघर्ष किया, तो हमारे यहाँ रंगभेद का समस्या नहीं थी, कुछ देशों में रंगभेद की समस्या थी। रंगभेद नस्ली भेदभाव पर आधारित उस व्यवस्था का नाम है जो दक्षिण अफ्रीका में विशिष्ट तौर पर चलाई गई। और रंगभेद के खिलाफ हमारे महात्मा गांधी ने भी दक्षिण अफ्रीका में आंदोलन चलाया था। दक्षिण अफ्रीका पर यह व्यवस्था यूरोप के गोरे लोगों ने लादी थी। 17वीं और 18वीं शताब्दी में व्यापार करने आई यूरोप की कंपनियों ने दक्षिण अफ्रीका को भी उसी तरह से हथियारों और जोर जबरदस्ती से गुलाम बनाया जैसे भारत को बनाया था। तो जैसे भारत को उन्होंने गुलाम बनाया, वैसे दक्षिण अफ्रीका को बनाया। पर भारत से उलट काफी बड़ी संख्या में गोरे लोग दक्षिण अफ्रीका में बस गए और उन्होंने स्थानीय शासन को अपने हाथों में ले लिया। रंगभेद की राजनीति ने लोगों को उनकी चमड़ी के रंग के आधार पर बांट दिया। वहां काले गोरे का भेद था, जो है जैसे अगर कोई काला होगा तो उसको जो है उसके कम अधिकार होंगे, और जो गोरे होंगे उन्हें ज्यादा अधिकार होंगे। दक्षिण अफ्रीका के स्थानीय लोगों की चमड़ी का रंग काला होता है। आबादी में उनका हिस्सा 3/4 है। उन्हें हम अश्वेत कहा जाता था, और श्वेत और अश्वेतों के अलावा वहां मिश्रित नस्लों जिन्हें हम रंगीन चमड़ी वाला कहा जाता था, और भारत से आए लोगों भी थे। तो हम लोग जो है वहां पर रंगीन चमड़ी के नाम से जाने जाते थे। तो हमारे साथ भी वही होता था जो काले लोगों के साथ होता था। गोरे शासक गोरों के जो है अलावा से सबको छोटा और नीचा मानते थे। उन्हें वोट डालने का अधिकार भी नहीं था। तो वोट डालने का अधिकार भी नहीं है, और बाकी जितने भी वहां पे चाहे जिस देश के हों चाहे जैसे हों, सबको काला मान के ही उनके साथ व्यवहार होता था। अब उनको कौन कौन से अधिकार नहीं थे? तो लिखा है रंगभेद की शासकीय नीति अश्वेतों के लिए खास तौर से दमनकारी थी। उन्हें गोरों की बस्तियों में रहने और बसने की इजाजत नहीं थी। परमिट होने पर ही वे वहां जाकर काम कर सकते थे। रेल गाड़ी, बस, टैक्सी, होटल, अस्पताल, स्कूल और कॉलेज, पुस्तकालय, सिनेमाघर, नाट्यगृह, समुद्र तट और तरण ताल और सार्वजनिक शौचालयों तक में गोरों और कालों के लिए अलग अलग इंतजाम थे। मतलब हर जगह पर गोरे और काले अलग अलग जाएंगे, कोई एक साथ नहीं जा सकता है। और गांधी जी को भी वहां पे फर्स्ट क्लास रेलगाड़ी से उतार दिया गया था, डिब्बे से, जब वो फर्स्ट क्लास डिब्बे में जाकर के बैठ गए थे। आगे लिखा है काले लोग गोरों के लिए आरक्षित जगह तो क्या उनके गिरजा घर तक नहीं जा सकते थे। आश्रितों को संगठन बनाने और इस भेदभाव व्यवहार का विरोध करने का भी अधिकार नहीं था। मतलब जो उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ भी वो आवाज नहीं उठा सकते थे। आगे है 1950 से ही अश्वेत, रंगीन चमड़ी वाले और भारतीय मूल के लोगों ने रंगभेद प्रणाली के खिलाफ संघर्ष किया। उन्होंने विरोध प्रदर्शन किए और हड़तालों आयोजित की। भेदभाव वाली इस शासन प्रणाली का विरोध करने वाले संगठन अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के झंडे तले एकजुट हुए। तो याद रखना, जो वहां की सरकार को बनाने में और अफ्रीका के लोगों के जिताने में और रंगभेद की इस नीति को समाप्त करने में सबसे बड़ा योगदान किसने दिया? तो अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस नामक पार्टी ने दिया। उसी के झंडे तले जो है यह आंदोलन चला और यह देश वहां पर आजाद हुआ। इसमें कई मजदूर और कम्युनिस्ट पार्टी भी शामिल थी। अनेक जो है रमादार और संवेदनशील गोरे लोग भी जो है रंगभेद समाप्त करने के आंदोलन में अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के साथ है। मतलब कई अंग्रेजों ने भी साथ दिया और उन्होंने इस संघर्ष में प्रमुख भूमिका निभाई। अनेक देशों ने रंगभेद की निंदा की और इस व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन गोरे सरकार ने हजारों अश्वेत और रंगीन जो है चमड़ी वाले लोगों की हत्या और दमन करते हुए अपना शासन जारी रखा। तो कितना भी संघर्ष हुआ, लेकिन जो है उन लोगों ने जो है संघर्ष वहां पर जारी रखा, लेकिन फिर भी जो है वहां के लोग जो है संघर्ष से पीछे नहीं हटे। और अब आगे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो लिखा है एक नए संविधान की ओर। रंगभेद के खिलाफ जब संघर्ष और विरोध बढ़ता गया तो सरकार को यह एहसास हो गया कि अब वह जोर जबरदस्ती से अश्वेतों पर अपना राज कायम नहीं रख सकती है,
कि वहां आंदोलन शुरू हो गया। इसीलिए गोरी सरकार ने अपनी नीतियों में बदलाव शुरू किया। भेदभाव वाले कानूनों को वापस ले लिया गया। राजनीतिक दलों पर लगा प्रतिबंध और मीडिया पर लगी पाबंदियों पर भी हटा ली गई। ठीक है। 28 वर्षों तक जेल में कैद रहने के बाद नेल्सन मंडेला को आजाद किया गया। आखिरकार 26 अप्रैल 1994 की मध्य रात्रि को दक्षिण अफ्रीका गणराज्य का नया झंडा लहराया और यह दुनिया का एक नया लोकतांत्रिक देश बन गया। तो 26 अप्रैल 1994 को आजाद कौन हुआ? दक्षिण अफ्रीका हुआ। रंगभेद वाली शासन व्यवस्था समाप्त हुई और सभी नस्ल के लोगों की मिलीजुली सरकार के गठन का रास्ता खुल गया। तो दक्षिण अफ्रीका में भी अब लोग जो है सही से रहने लगे। यह सब कैसे हुआ? आइए इस असाधारण बदलाव के बाद नए दक्षिण अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला के मुंह से यह जानते हैं उन्होंने क्या कहा और कैसे उन्होंने ये काम किया है। तो लिखा है कि जो है ऐतिहासिक रूप से एक दूसरे के दुश्मन रहे दो समूह रंगभेद वाली शासन व्यवस्था की जगह शांतिपूर्ण ढंग से लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाने पर सहमत हो गए, क्योंकि दोनों को एक दूसरे की भलमानसता पर भरोसा था और वह इसे मानने को तैयार थे। मेरी कामना है कि दक्षिण अफ्रीकी लोग कभी भी सच्चाई जो है अच्छाई पर विश्वास करना न छोड़ें और इस बात में आस्था रखें कि मनुष्य जाति का विश्वास करना ही हमारे लोकतंत्र का आधार है। तो जब देश आजाद हुआ तो उन्होंने ये वाक्य कहा था जब वो जेल से छूट करके निकले थे। आगे लिखा है कि नए लोकतांत्रिक दक्षिण अफ्रीका के उदय के साथ ही अश्वेत नेताओं ने जो है अश्वेत समाज से आग्रह किया कि वह सत्ता में रहते हुए गोरे लोगों से जो जुल्म किए थे उन्हें वे भूल जाएं और गोरों को माफ कर दें। ये बात किसने कहा? दक्षिण अफ्रीका में कही गई कि उनको माफ कर दिया जाए। इस संघर्ष मतलब हिंसा ना की जाए बल्कि उन्हें जो है एक तरह से माफ कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि आइए अब सभी नस्लों और स्त्री पुरुषों की समानता, लोकतांत्रिक मूल्यों, सामाजिक न्याय और मानवाधिकारों पर आधारित नए दक्षिण अफ्रीका का निर्माण करें। एक पार्टी ने दमन और नृशंस हत्याओं के जोर पर शासन किया था और दूसरी पार्टी ने आजादी की लड़ाई की अगुवाई की। नए संविधान के निर्माण के लिए दोनों ही साथ साथ बैठी हैं। तो याद रखना दक्षिण अफ्रीका की जो लड़ाई थी उसमें नेल्सन मंडेला का महत्वपूर्ण योगदान था और उन्होंने देश को आजादी के लिए और नए संविधान के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आगे लिखा है आज का दक्षिण अफ्रीका। यह तस्वीर आज के दक्षिण अफ्रीका की सोच को उजागर करती है। आज का दक्षिण अफ्रीका खुद को इंद्रधनुषी देश कहता है। क्या आप यह बात समझ सकते हैं? तो इंद्रधनुषी मतलब यह हो गया कि वहां पे हर वर्ग, हर जो है चाहे गोरा हो चाहे काला हो, सब लोग मिल करके वहां इस समय काम कर रहे हैं। तो इसीलिए कह सकते हैं कि वहां पर जो है इस तरह से इंद्रधनुषी देश बन गया है, मतलब वहां कोई भेदभाव अब नहीं रह गया है। आगे लिखा है 2 वर्षों की चर्चा और बहस के बाद उन्होंने जो संविधान बनाया वैसा अच्छा संविधान दुनिया में कहीं मतलब कभी नहीं बना था। इस संविधान में नागरिकों को जितने व्यापक अधिकार दिए गए उतना दुनिया के किसी संविधान ने नहीं दिया, जैसा दक्षिण अफ्रीका में हुआ। साथ ही उन्होंने यह फैसला भी किया कि मुश्किल मामलों के समाधान की कोशिशों में किसी को भी अलग नहीं किया जाएगा और न ही किसी को बुरा या दुष्ट मानकर बर्ताव किया जाएगा। इस संविधान का मूल वहां पर निर्धारित किया गया। इस बात पर भी सहमति बनी कि पहले जिसने चाहे जो कुछ किया हो, लेकिन अब वह हर समस्या के समाधान में सबकी भागीदारी होगी। दक्षिण अफ्रीकी संविधान की प्रस्तावना ही इस भावना जो है, इस भावना को बहुत खूबसूरत ढंग से व्यक्त करती है। ठीक है। आगे लिखा है कि दक्षिण अफ्रीकी संविधान से दुनिया भर के लोकतांत्रिक लोग प्रेरणा लेते हैं और हमने भी दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया है? संविधान संशोधन लिया है। ठीक है, जो 368 में उल्लेख है जिसका। आगे है अभी हाल तक जिस देश की दुनिया भर में अलोकतांत्रिक तौर तरीकों के लिए निंदा की जाती थी, आज उसे लोकतंत्र के मॉडल के रूप में देखा जाता है। तो याद रखना दक्षिण अफ्रीका को एक मॉडल के रूप में देखा गया और बहुत सारे देशों ने दक्षिण अफ्रीका से बहुत सी चीजों को लिया है और हमने भी लिया है, हमारे देश ने भी लिया गया है। ठीक है। यह कदम दक्षिण अफ्रीका के लोगों द्वारा साथ रहने, साथ काम करने के दृढ़ निश्चय और पुराने कड़वे अनुभवों को आगे के इंद्रधनुषी समाज बनाने में
सब मतलब एक सबक के रूप में प्रयोग करने की समझदारी दिखाने के कारण संभव हुआ। तो वहां के लोगों ने समझदारी दिखाया और गोरे लोगों को माफ कर दिया और कहा कि हम सब लोग मिल के काम करेंगे, ठीक है, इसीलिए वो संभव हो पाया। आगे लिखा है, एक बार फिर नेल्सन जो है मंडेला के शब्दों में ही वे बातें समझें। तो दक्षिण अफ्रीका के संबंध में उन्होंने क्या कहा नेल्सन मंडेला ने, उसके बाद क्या कहा, तो उन्होंने कहा कि दक्षिण अफ्रीका का संविधान इतिहास और भविष्य दोनों की बातें करता है। मतलब दक्षिण अफ्रीका का जो संविधान है वो इतिहास को भी ध्यान में रख करके और भविष्य की नींव को भी अच्छे से रखने का काम करता है। ये कौन कह रहा है, तो नेल्सन मंडेला कह रहे हैं। एक तरफ जो यह एक पवित्र जो है समझौता है कि दक्षिण अफ्रीकी के रूप में हम एक दूसरे के से यह वादा करते हैं कि हम अपने रंगभेदी, क्रूर और दमनकारी इतिहास को फिर से दोहराने की अनुमति नहीं देंगे। पर बात इतनी ही नहीं है, यह अपने देश को जो है इसके सभी लोगों द्वारा जो है वास्तविक अर्थों में जो है साथ जो है करने का घोषणा पत्र है। श्वेत और अश्वेत, स्त्री और पुरुष, यह देश पूर्ण रूप से हम सभी का है, चाहे वो कोई भी हो, काला या गोरा हो, सबके लिए देश एक ही है। देश में उसमें कोई बदलाव नहीं है और सब एक साथ रह सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, हमें संविधान की जरूरत क्यों। अगर आपसे पूछा जाए कि हमें संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है, तो जब संविधान होगा तभी देश को चलाने में मदद मिलती है और उससे एक जो है दिशा निर्देश रहता है कि संविधान को जो संविधान के द्वारा कि कैसे शासन व्यवस्था को चलाया जाए। तो उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो लिखा है कि हमें संविधान की जरूरत क्यों है, तो आगे बढ़ते हैं। लिखा है, हमें एक संविधान की जरूरत क्यों है और संविधान क्या करता है। इस बात को हम दक्षिण अफ्रीका के उदाहरण से समझ सकते हैं। इस नए लोकतंत्र में दमन करने वाले और दमन सहने वाले दोनों ही साथ साथ समान हैसियत से रहने की योजना बना रहे थे। दोनों के लिए ही एक दूसरे पर भरोसा कर पाना आसान नहीं था। उनके अंदर अपने अपने किस्म के डर थे और वह अपने हितों की रखवाली भी चाहते थे, ठीक है। ये दक्षिण अफ्रीका के संदर्भ में कहा गया। बहुसंख्यक अश्वेत इस बात पर जो है चौकस थे कि लोकतंत्र में बहुमत के शासन वाले मूल सिद्धांत से कोई समझौता ना हो, ठीक है, ये वो लोग चाहते थे। उन्हें बहुत सारे सामाजिक और आर्थिक जो है अधिकार चाहिए थे। अल्पसंख्यक गोरों को अपनी संपत्ति और अपने विशेषाधिकारों की चिंता थी, ठीक है। आगे लिखा है, लंबे समय तक चली बातचीत के बाद दोनों पक्ष समझौते पर का रास्ता अपनाने को तैयार हुए। गोरे लोग बहुमत के शासन का सिद्धांत और एक व्यक्ति एक वोट को मान गए। वह गरीब लोगों और मजदूरों के कुछ बुनियादी अधिकारों पर भी सहमत हुए। अश्वेत लोग भी इस बात पर सहमत हुए कि सिर्फ बहुमत के आधार पर सारे फैसले नहीं होंगे, ठीक है, ये भी निर्णय लिया गया। वो इस बात पर भी सहमत हुए कि बहुमत के जरिए अश्वेत लोग अल्पसंख्यक गोरों की जमीन जायदाद पर कब्जा नहीं करेंगे। ये भी क्योंकि उनकी संख्या क्या थी, ज्यादा थी, तो हो सकता है कि अगर वो जो है बहुमत के आधार पर निर्णय लेंगे तो उनकी जमीनों पर कब्जा कर लेंगे क्योंकि उनकी संख्या ज्यादा है, ये भी डर था। यह समझौता आसान नहीं था। इस समझौते को लागू करना और भी कठिन था। इसे लागू करने के लिए पहली जरूरत थी कि वह एक दूसरे पर भरोसा करें, क्योंकि भरोसा नहीं था काले गोरों पर, तो भरोसा करना भी बहुत जरूरी था। और अगर वह एक दूसरे पर भरोसा कर भी ले तो क्या गारंटी है कि भविष्य में इसे तोड़ा नहीं जाएगा, ये भी एक सवाल मन में था। ऐसी स्थिति में भरोसा करने और बरकरार रखने का एक ही तरीका है कि वह बातें तय हुई हैं उन्हें लिखित पढ़ित में ही ले लिया जाए, जिससे सभी लोगों पर उन्हें मानने की बाध्यता रहे। मतलब ये है कि जो बातें समझौते में हो जाए उसे लिख लिया जाए, उसको लिखी पढ़ी हो जाए, जिससे जो है बाद में कोई जो है इस बात से मुकर न सके। आगे लिखा है कि भविष्य में शासकों का चुनाव कैसे होगा, इसके बारे में नियम तय होकर लिखित रूप में आ जाते हैं। चुनी हुई सरकार क्या क्या कर सकती है और क्या क्या नहीं कर सकती है, यह भी लिखित रूप में मौजूद होता है। इन्हीं लिखित नियमों में नागरिकों के अधिकार भी होते हैं, पर ये नियम जो है तभी तक काम करेंगे जब जीतकर आने वाले लोग उन्हें आसानी से और मनमाने ढंग से नहीं बदलें। मतलब ये भी एक सवाल, ये भी एक चिंता है लोगों के लिए उस समय थी। आगे लिखा है, दक्षिण अफ्रीकी लोगों ने इन्हीं चीजों का इंतजाम किया। वह कुछ बुनियादी नियमों पर सहमत हुए, मतलब एक साथ बैठ करके, और वह इस बात पर भी सहमत हुए कि वह नियम सबसे ऊपर होंगे और कोई भी सरकार उनकी उपेक्षा
नहीं कर सकती है। उन्हें बुनियादी नियमों के लिखित रूप से संविधान कहते हैं। तो जो उन्होंने नियम बनाए, जो समझौता बनाया, उसी को नाम क्या दे दिया गया, वहां पर संविधान दे दिया गया, जिसमें सबके हितों को रखा जाए। संविधान रचना सिर्फ दक्षिण अफ्रीका की ही नहीं खासियत थी, हर देश में अलग अलग समूहों के लोग रहते हैं। संभव है कि उनके रिश्ते दक्षिण अफ्रीका के गोरे और कालों जितने कटुतापूर्ण नहीं हो, पर दुनिया भर में लोगों के बीच विचारों और हितों में फर्क रहता है। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली हो या ना हो, पर दुनिया के सभी देशों को ऐसे बुनियादी नियमों की जरूरत होती है। तो कोई भी देश क्यों ना हो, सबके लिए एक संविधान या एक नियम की जो है होना चाहिए। यह बात सिर्फ सरकारों पर ही लागू नहीं होती है, हर संगठन के कायदे कानून होते हैं। कोई भी आप संगठन देखेगा तो हर संगठन, हर सबके कानून होते हैं। एक परिवार का भी कानून होता है, संविधान होता है। इस तरह आपके इलाके का कोई क्लब हो या सहकारी संगठन या फिर राजनीतिक दल, सभी को एक संविधान की जरूरत होती है। और याद रखना, जितनी राजनीतिक पार्टियां होती है उनके भी अपने कुछ नियम होते हैं, उनके भी अपने कुछ संविधान होते हैं, जिसके अनुसार पार्टी काम करती है। ठीक है, लिखा है संविधान लिखित नियमों की ऐसी किताब है, मतलब परिभाषा बताई जाए संविधान की, तो संविधान लिखित नियमों की एक ऐसी परिभाषा, मतलब ऐसी किताब है जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोग सामूहिक रूप से मानते हैं। तो संविधान को सब लोग मानते हैं सामूहिक रूप से। संविधान सर्वोच्च कानून है जिससे किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों, जिन्हें नागरिक कहा जाता है, उनके बीच के आपसी संबंध तय होने के साथ साथ लोगों और सरकार के बीच संबंध भी तय होते हैं। तो याद रखना, जो संविधान होता है उसमें नागरिकों के साथ साथ सरकार और जो है लोगों के बीच में ये संबंध भी तय होता है कि सरकार जनता के लिए क्या काम करेगी और जनता सरकार के लिए कैसे काम करेगी। संविधान अनेक काम करता है, जिनमें से प्रमुख हैं। अब यहाँ जो बातें लिखी गई हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी को हमें समझना है। तो संविधान क्या काम करता है? पहला, यह साथ रह रहे विभिन्न तरह के लोगों के बीच जो है जरूरी भरोसा और सहयोग विकसित करता है। ठीक है, तो जरूरी भरोसा और सहयोग विकसित करता है कौन? तो संविधान करता है। दूसरा, यह स्पष्ट करता है कि सरकार का गठन कैसे होगा और किसे फैसले लेने का अधिकार होगा, ये भी हमें कौन बताता है? संविधान बताता है। तीसरा, यह सरकार के अधिकारों की सीमा का क्या करता है? तो जो है तय करता है और हमें बताता है कि नागरिकों को क्या अधिकार हैं। और ठीक है, चौथा, यह अच्छे समाज के गठन के लिए लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है। ये कौन करता है? संविधान करता है। तो ये चार मुख्य काम किसके हैं? संविधान के हैं। आगे लिखा है कि जिन देशों में संविधान है वे सभी लोकतांत्रिक शासन वाले हों यह जरूरी नहीं है। अगर किसी देश में संविधान है तो इसका मतलब यह नहीं कि वो लोकतांत्रिक सरकार ही हो, लेकिन जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन है वहां संविधान का होना जरूरी है। कितनी इंपॉर्टेंट बात है। अगर मतलब किसी देश में संविधान है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोकतांत्रिक सरकार हो, लेकिन अगर कोई लोकतांत्रिक सरकार है तो वहां संविधान जरूरी है और वहां होता भी है। ब्रिटेन के खिलाफ आजादी की लड़ाई के बाद अमेरिकी लोगों ने अपने लिए संविधान का निर्माण किया। फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांसीसी लोगों ने एक लोकतांत्रिक संविधान को मान्यता दी। इसके बाद यह चलन हो गया कि हर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में एक लिखित संविधान हो। तो लिखित संविधान की शुरुआत पहले कहाँ हुई? अमेरिका में, फिर फ्रांस में और फिर हमारे देश में भी लिखित संविधान को अपनाया गया। आगे लिखा है भारतीय संविधान का निर्माण। अब हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो लिखा है कि दक्षिण अफ्रीका की ही तरह भारत का संविधान भी बहुत कठिन परिस्थितियों के बीच बना है। भारत जैसे विशाल और विविधता भरे देश के लिए संविधान बनाना आसान काम नहीं था। क्यों? क्योंकि भारत एक विविधता में एकता रखने वाला देश है। ठीक है, इसलिए जो है यहाँ पे सबके हितों की रक्षा कर पाना आसान काम नहीं था और यही संविधान जो बनाने वाले लोग थे उनके लिए चुनौतीपूर्ण था। भारत के लोग तब गुलाम की हैसियत से निकलकर नागरिक की हैसियत पाने जा रहे थे। देश मतलब एक गुलाम, पहले तो भारत लोग क्या थे? गुलाम थे, अब वो नागरिक बनने जा रहे थे। देश ने धर्म के आधार पर हुए बंटवारे की विभीषिका झेली थी, क्योंकि भारत पाकिस्तान अलग हुआ था कि लोगों के लिए बंटवारा जो है भारी बर्बादी और दहलाने वाला अनुभव था। क्योंकि भारत पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ तो उसमें बहुत से लोग मारे गए, बहुत से लोगों का जो है बर्बाद हो गए। तो कहीं न कहीं वो भी एक बहुत बड़ी जो है कड़वा सच्चाई थी। विभाजन से जुड़ी हिंसा में सीमा के
दोनों तरफ कम से कम 10 लाख लोग मारे जा चुके थे। एक बड़ी समस्या और भी थी, अंग्रेजों ने देसी रियासतों के शासन को यह आजादी दे दी थी कि वह भारत या पाकिस्तान जिसमें इच्छा हो अपनी रियासत का विलय कर दें या स्वतंत्र रहें। तो याद रखना, जो देसी रियासत थी, संविधान निर्माताओं के लिए एक बड़ा चैलेंज ये भी था कि वो कहाँ जाएंगे, क्योंकि अंग्रेजों ने इनको 3 विकल्प दिया था, या तो भारत में रहें या पाकिस्तान में या फिर वो स्वतंत्र रहें। 3 विकल्प दिया गया। इन रियासतों का विलय मुश्किल और अनिश्चय भरा काम था। जब संविधान लिखा जा रहा था तब देश का भविष्य कितना सुरक्षित है और मतलब चैन भरा नहीं लगता था जितना आज है। ठीक है, तो संविधान निर्माताओं को देश के वर्तमान और भविष्य की चिंता थी, तो उन्होंने ऐसा संविधान बनाया जो आज हमारे देश के लिए काफी अच्छा है। आगे लिखा है, संविधान निर्माण का रास्ता कैसे खुला। तो लिखा है, सारी मुश्किलों के बावजूद भारतीय संविधान निर्माताओं को एक बड़ा लाभ था। दक्षिण अफ्रीका में जिस तरह संविधान निर्माण के दौर में ही सारी बातों पर सहमति बनानी पड़ी, वैसी स्थिति उस समय के भारत में नहीं थी, क्योंकि भारत में इतना काला गोरे का भेद नहीं था। भारत में आजादी की लड़ाई के दौरान ही लोकतंत्र समेत अधिकांश बुनियादी बातों पर राष्ट्रीय सहमति बनाने का काम हो चुका था। ये काम पहले ही कांग्रेस पार्टी ने कर लिया था कि कैसे कैसे हमें काम करना है। हमारा राष्ट्रीय आंदोलन सिर्फ एक विदेशी सत्ता के खिलाफ संघर्ष पर नहीं था, यह न केवल अपने समाज को फिर से जगाने का वरन अपने समाज और राजनीति को बदलने और नए सिरे से गढ़ने का आंदोलन भी था। ठीक है, तो हमारा आंदोलन का रास्ता बिल्कुल अलग था और दक्षिण अफ्रीका की स्थिति अलग थी। आजादी के बाद भारत को किस रास्ते पर चलना चाहिए, इसे लेकर आजादी के संघर्ष के दौरान भी तीखे मतभेद थे। ऐसे कुछ मतभेद तब तक भी बने हुए थे, पर कुछ बुनियादी विचारों पर लगभग सभी लोगों की सहमति कायम हो चुकी थी। 1928 में मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं ने भारत का एक संविधान लिखा था, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, नेहरू रिपोर्ट कहते हैं। 1931 में कराची में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में एक प्रस्ताव में रूपरेखा रखी गई थी कि आजाद भारत का संविधान कैसा होगा। तो कराची अधिवेशन में संविधान कैसा होगा, इस पर भी हम लोग पहले ही बात कर चुके थे। इन दोनों ही दस्तावेजों में स्वतंत्र भारत के संविधान में सार्वभौम वैश्य मताधिकार, मतलब कि सबको वोट देने का अधिकार, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की बात कही गई थी। मतलब ये सब महत्वपूर्ण बातें पहले ही हमने कर लिया था कि जब हमारा संविधान बनेगा तो ये चीजें शामिल उसमें होंगी ही शामिल हो। ठीक है, और शामिल कर भी लिया गया क्योंकि उस समय जरूरत थी हमारे लिए। इस प्रकार संविधान की रचना करने के लिए बैठने से पहले ही कुछ बुनियादी मूल्यों पर सभी नेताओं की सहमति बन चुकी थी। तो जब हम संविधान का निर्माण करने जा रहे थे तो कुछ बातें स्पष्ट थी कि ये चीजें संविधान में लागू होंगी ही, चाहे जैसे लागू हो। ठीक है, तो हमने पहले ही कुछ सहमति बना ली थी। औपनिवेशिक शासन की राजनीतिक संस्थाओं और व्यवस्थाओं को जानने समझने से भी नई राजनीतिक संस्थाओं का स्वरूप तय करने में मदद मिली। अंग्रेजी हुकूमत ने बहुत कम लोगों को वोट का अधिकार दिया था। इसके आधार पर अंग्रेजों ने जिस विधायिका का गठन किया था वह बहुत कमजोर थी। 1937 के बाद पूरे ब्रिटिश शासन वाले भारत में प्रादेशिक असेंबलियों के लिए चुनाव कराए गए। इनमें से बनी सरकारें पूरी तरह लोकतांत्रिक नहीं थी। मतलब जो हमारे यहाँ असेंबली का चुनाव हुआ था वो लोकतांत्रिक पूरी तरीके से नहीं थी, पर विधानसभाओं में जाने और काम करने का अनुभव तब बहुत लाभदायक हुआ, क्योंकि इन्हीं भारतीय लोगों को अपनी संस्थाओं और व्यवस्थाएं बनानी थी, क्योंकि भारत के लोगों को ये सब बनाना था और चलाना था। इसी कारण भारतीय संविधान में कई संस्थाओं और व्यवस्थाओं को पुरानी व्यवस्था से लगभग जस का तस अपना लिया गया, जैसे कि 1935 का भारत शासन अधिनियम। तो 1935 के भारत शासन अधिनियम में कुछ बातें ऐसी थीं जो हमारे लिए अच्छी थी, तो हमने उसको स्वतः वैसे ही अपना लिया। आजादी के बाद भारत के स्वरूप को लेकर वर्षों पहले से चले चिंतन और बहसों ने भी काफी लाभ पहुंचाया। हमारे नेताओं में इतना आत्मविश्वास आ गया था कि उन्हें बाहर के विचार और अनुभवों को अपनी जरूरत के अनुसार अपनाने में कोई हिचक नहीं हुई। हमारे अनेक ऐसे फ्रांसीसी नेता फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों, ब्रिटेन के संसदीय लोकतंत्र के कामकाज और अमेरिका के अधिकारों की सूची से काफी प्रभावित हुए
और उन्होंने जो है इन देशों से अपनाया भी चीजों को। रूस में हुई समाजवादी क्रांति ने भी अनेक भारतीयों को प्रभावित किया और वह सामाजिक और आर्थिक समता पर आधारित व्यवस्था अपनाने की कल्पना करने लगे। मतलब इन देशों में ये सब बातें थीं। जैसे रूस में समाजवाद था, तो अमेरिका में जो है आपको क्या था, मौलिक अधिकार था। फ्रांसीसी क्रांति में स्वतंत्रता, समानता और संसदीय जो है व्यवस्था ब्रिटेन में थी। तो इन चीजों को हम पहले से ही प्रभावित थे, तो हमने संविधान में इन सबको जगह दे दिया हमने। आगे लिखा है कि लेकिन वह दूसरों की सिर्फ नकल नहीं कर रहे थे, हर कदम पर वह यह सवाल जरूर पूछते थे कि क्या ये चीजें भारत के लिए उपयुक्त होंगी। मतलब जब संविधान बन रहा था तो जिन चीजों को विदेशों से लिया गया उन पर बहुत सारा डिस्कशन हुआ, काफी बहसें हुई कि क्या यह भारत के लिए उचित रहेगा या नहीं रहेगा। इन सभी चीजों ने हमारे संविधान के निर्माण में मदद की है, ये भी हमें जानना जरूरी है। अब आते हैं भारत जो है संविधान सभा। संविधान सभा की बात करें तो हमारे यहाँ संविधान सभा ने ही संविधान को लिखा है। लिखा है फिर भारत के संविधान के निर्माता कौन थे। तो यहाँ आपको संविधान बनाने में प्रमुख भूमिका निभाने वाले कुछ नेताओं के बारे में बहुत संक्षेप में कुछ कुछ जानकारियां मिलेंगी। तो हम पहले उनको देख लेते हैं कि कौन कौन जानकारी किसके लिए यहाँ दी गई है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ है अबुल कलाम आजाद। इनका जन्म 1888 में हुआ था और 1958 में इनकी मृत्यु हुई थी। इनका जन्म सऊदी अरब में हुआ था। शिक्षाविद, लेखक और धर्म शास्त्रों के ज्ञाता थे। अरबी के विद्वान थे, कांग्रेसी नेता थे और राष्ट्रीय आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई। मुस्लिम अलगाववादी राजनीति के विरोधी थे। बाद में पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री बने। कौन? अबुल कलाम आजाद बने। इसके बाद अगर हम बात करें तो टीटी कृष्णामाचारी, ये जो है इनका जन्म तमिलनाडु में हुआ था। ये प्रारूप कमेटी के सदस्य थे। तो जो है कृष्णामाचारी कौन थे? तो प्रारूप समिति जो बनी थी उसके सदस्य थे और उद्यमी और कांग्रेसी नेता थे। बाद में केंद्रीय मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री बनाए गए इनको। इसके बाद है राजेंद्र प्रसाद। इनका जन्म बिहार में हुआ था। संविधान सभा के अध्यक्ष थे, वकील और चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख भागीदार थे। 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए। बाद में भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। तो इनका भी योगदान है हमारे संविधान में। इसके बाद हम बात करते हैं तो सरोजिनी नायडू, ये आंध्र प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। ये जो है एक कविता लिखने में इनका पेशा कविता लिखना था। ये लेखिका थी और राजनीतिक कार्यकर्ता थी। कांग्रेस की अग्रणी महिला थी। बाद में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी और ये 1925 में जब कानपुर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, ये उसकी अध्यक्ष थी और पहली महिला अध्यक्ष थी भारतीय कांग्रेस की। वल्लभ भाई पटेल के बारे में बात करें, इनका जन्म गुजरात में हुआ था 1875 में। 1950 में इनकी डेथ हो गई थी। अंतरिम सरकार में गृह, सूचना और प्रसारण मंत्री थे। वकील और बारदोई किसान सत्याग्रह के नेता थे। भारतीय रियासतों के विलय में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी और ये भारत के उप प्रधानमंत्री पहले थे। और इन्होंने जो है इन्हें लौह पुरुष कहा जाता है क्योंकि इन्होंने जो है हमारे देश को जो है एक करने में सबसे बड़ा भूमिका निभाया था। ठीक है, तो ये कुछ नेताओं के नाम था, मैंने इनको बता दिया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो लिखा है चुने हुए जनप्रतिनिधियों की जो सभा संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखने का काम करती है उसे संविधान सभा कहते हैं। तो संविधान को लिखने का काम किसने किया? संविधान सभा ने किया। इसमें बहुत सारे लोग थे। इन लोगों ने मिल करके पूरा संविधान लिखा। संविधान सभा, हमारा जो संविधान सभा है, तो भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में चुनाव हुआ। तो वोट किसने दिया? तो उसमें 11 प्रांत थी। 11 प्रांतों ने मिलकर के वोट किया था विधानसभा ने। संविधान सभा की पहली बैठक जो है 9 दिसंबर को हुई थी, 1946 को हुई। इसके तत्काल बाद देश को दो हिस्सों, भारत और पाकिस्तान में बांट दिया गया। संविधान सभा भी 2 हिस्सों में बट गई, भारत की संविधान सभा और पाकिस्तान की संविधान सभा। तो 2 भागों में संविधान सभा बट गई। आगे लिखा है संविधान सभा भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में जो है 299 सदस्य थे। इनमें 26 नवंबर 1949 को अपना काम पूरा कर लिया। संविधान जो है जो कहते हैं कि 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो बहुत सी चीजें हमने जो है 26 नवंबर को ही जो है लागू कर दिया था और बाकी चीजें हम 26 जनवरी 1950 को लागू किए। इसी दिन की याद में हम हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। आगे लिखा है कि इस सभा द्वारा 50 साल से भी पहले संविधान को हम क्यों मानते हैं। ठीक है, हमने पहले ही यह
यह कारण का जिक्र किया था कि संविधान सिर्फ संविधान सभा के सदस्यों के विचारों को ही व्यक्त नहीं करता, यह अपने समय की व्यापक सहमतियों को व्यक्त करता है। तो जो उस समय व्यापक सहमति थी उसको भी व्यक्त करता है। दुनिया के कई देशों में संविधान को फिर से लिखना पड़ा क्योंकि संविधान में दर्ज बुनियादी बातों पर वहां के सभी सामाजिक समूहों और राजनीतिक दलों की सहमति नहीं थी। बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां 2-3 बार संविधान लिखा जा चुका है, इसका मतलब वहां सबकी सहमति थी नहीं। कई देशों में संविधान है पर वह कागज का टुकड़ा या किसी भी अन्य किताब की तरह दस्तावेज भरा है, कोई भी उस पर आचरण नहीं करता है। पर हमारे संविधान का अनुभव एकदम अलग है। पिछली आधी सदी से ज्यादा से की अवधि में अनेक सामाजिक समूहों ने संविधान के कुछ प्रावधानों पर सवाल उठाए, पर किसी भी बड़े सामाजिक समूह या राजनीतिक दल ने खुद संविधान की वैधता पर सवाल नहीं उठाया। यह हमारे संविधान की एक असाधारण उपलब्धि है। हमारे यहाँ कुछ बदलाव को लेकर के कुछ लोगों ने विरोध तो किया, लेकिन पूरे संविधान को बदलने का विरोध आज तक किसी ने नहीं किया है। आगे लिखा है कि संविधान को मानने का दूसरा कारण यह है कि संविधान सभा भी भारत के लोगों का ही प्रतिनिधित्व कर रही थी, क्योंकि उसमें जो है अप्रत्यक्ष रूप से चुनी गई थी। उस समय सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार नहीं था, क्योंकि उस समय आम जनता ने संविधान सभा के लिए वोट नहीं दिया था, जबकि विधानसभा के सदस्यों ने वोट दिया था। इसलिए संविधान सभा का चुनाव देश के लोग प्रत्यक्ष ढंग से नहीं कर सकते थे। इसका चुनाव मुख्य रूप से उन प्रांतीय असेंबलियों के सदस्यों ने किया था जिनका जिक्र हम पहले ही कर चुके हैं। तो जो प्रांतीय विधानसभा थी 11 उन्हीं लोगों ने चुना था। इसके कारण देश के सभी भौगोलिक क्षेत्रों का इसमें उचित प्रतिनिधित्व हो गया था। इस सभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों का प्रभुत्व था, क्योंकि इन्होंने 208 सदस्य चुनाव जीते थे, जिसने राष्ट्रीय आंदोलन की अगुवाई की थी। तो कांग्रेस ने अगुवाई किया था, इसलिए कांग्रेस सदस्य इसमें ज्यादा थे। आगे लिखा है, पर स्वयं कांग्रेस के अंदर कई राजनीतिक समूह और विचारों के लोग थे। सभा में कई ऐसे सदस्य थे जो कांग्रेस के विचारों से सहमत नहीं थे। सामाजिक रूप से इस सभा में सभी समूह, जाति, वर्ग, धर्म और पेशे के लोग थे, मतलब हर तरह के लोग हमारे संविधान सभा में शामिल थे। अगर संविधान सभा गठन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के जरिए हुआ होता तब भी इसका स्वरूप काफी कुछ इसी तरह का ही होता जैसे आज है। और अंततः जिस तरह संविधान सभा ने काम किया वह संविधान को एक तरह की पवित्रता और वैधता देता है। संविधान सभा का काम काफी व्यवस्थित, खुला और सर्वसम्मति बनाने का प्रयास पर आधारित था। सबसे पहले कुछ बुनियादी सिद्धांत तय किए गए और उन पर सबकी सहमति बनाई गई। फिर प्रारूप कमेटी के प्रमुख डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने चर्चा के लिए एक प्रारूप संविधान बनाया। संविधान के प्रारूप की प्रत्येक धारा कई दौर में चर्चा हुई, मतलब हर जो है प्रारूप समिति जब बनाई गई डॉक्टर अंबेडकर द्वारा, तो हर जो है प्रावधानों पर, धाराओं पर कई दिनों तक बहस चलती रही कि इसमें कौन सा चीज अच्छा है और कौन बुरा है। उस आधार पर तय किया गया। 2000 से ज्यादा संशोधन पर विचार किया गया। ठीक है, आगे 3 वर्षों में कुल 114 दिनों की गंभीर चर्चा हुई। सभा में पेश हर प्रस्ताव, हर शब्द और वहां कही गई हर बात को रिकॉर्ड किया गया और सभा संभाला गया। उन्हें जो है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट नाम से 12 मोटे मोटे खंडों में प्रकाशित किया गया और इन्हीं बहसों से हर प्रावधान के पीछे की सोच और तर्क को जो है समझा जा सकता है। संविधान की व्याख्या के लिए भी इस बहस के दस्तावेजों का उपयोग होता है। तो आज भी जो है जब संविधान की व्याख्या की जाती है तो इन दस्तावेजों को देखा जाता है। या कुछ और नेताओं के नाम हैं। जयपाल सिंह कौन है? ये जिनका जन्म झारखंड में हुआ था। ये खिलाड़ी और शिक्षाविद थे, भारतीय हॉकी टीम के पहले कप्तान थे, आदिवासी महासभा के संस्थापक अध्यक्ष थे, बाद में झारखंड पार्टी के संस्थापक बने। ठीक है, इनका भी योगदान है हमारे देश में। नेक्स्ट है आपका H.C. मुखर्जी। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो बंगाल में हुआ था और संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे, प्रसिद्ध लेखक और शिक्षाविद थे, कांग्रेस नेता थे, ऑल इंडिया क्रिश्चियन काउंसिल और बंगाल विधानसभा के सदस्य थे। बाद में ये बंगाल के राज्यपाल बनाए गए। इसके बाद श्री दुर्गाबाई देशमुख, ये कौन थी? इनका जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ था। यह वकील और महिला मुक्ति कार्यकर्ता थी। आंध्र जो है महिला सभा की संस्थापक थी, कांग्रेस की सक्रिय नेता थी। बाद में केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की ये संस्थापक अध्यक्ष बन गई। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग।
लिखा है भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्य क्या हैं। हमारा जो संविधान है उसके बुनियादी मूल्य क्या है। तो लिखा है इस किताब में हम विभिन्न विषयों पर चर्चा के प्रावधानों का अध्ययन करेंगे। अभी अभी हम यही जानने की कोशिश करें कि हमारे संविधान के पीछे का दर्शन क्या है। यह काम हम दो तरीके से कर सकते हैं। अपने नेताओं के संविधान संबंधी विचार पढ़कर हम इस बात को समझ सकते हैं, परंतु हमारा संविधान स्वयं अपने दर्शन के बारे में जो कहता है उसे पढ़ना भी जरूरी है। संविधान की प्रस्तावना जो है यही काम करती है। आइए इस बारे में बारी बारी से गौर करें। तो हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है वही हमारा संविधान का एक तरह का दर्शन है। लिखा है सपने और वादे। तो लिखा है जो है आप में से कुछ को भारतीय संविधान निर्माताओं की सूची में एक बड़ा नाम न होने पर हैरानी हुई होगी, यानी महात्मा गांधी का नाम। जब हमारा संविधान बना तो संविधान सभा में महात्मा गांधी शामिल नहीं थे। वो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, पर संविधान सभा के अनेक सदस्य उनके विचारों के अनुयायी थे। 1931 में अपनी पत्रिका यंग इंडिया में उन्होंने संविधान में अपनी उपेक्षा के बारे में लिखा था। तो उपेक्षा के बारे में संविधान में क्या लिखा था? गांधी ने अपने यंग इंडिया में लिखा था कि मैं भारत के लिए ऐसा संविधान चाहता हूं जो उसे गुलामी और अधीनता से मुक्त करे। मैं ऐसे भारत के लिए प्रयास करूंगा जिन्हें सबसे गरीब व्यक्ति भी अपना माने और उसे लगे कि देश को बनाने में उनकी भी भागीदारी है। मतलब ये गांधी का विचार था। ऐसा भारत जिसमें लोगों का उच्च वर्ग और निम्न वर्ग ना रहे, ऐसा भारत जिसमें सभी समुदाय के लोग पूरे मेल जोल के साथ रहें। ऐसे भारत में छुआछूत या शराब और नशीली चीजों के लिए कोई जगह ना हो। औरतों को भी मर्दों जैसे अधिकार हो। मैं इससे कम पर संतुष्ट नहीं होऊंगा। यह गांधी ने 1931 के यंग इंडिया में यह बात लिखा था। आगे लिखा है कि भेदभाव और गैर बराबरी मुक्त भारत का सपना डॉक्टर अंबेडकर के मन में भी था। उन्होंने संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। असमानता कैसे दूर की जा सकती है, इस बारे में उनके विचार जो है दूसरों से अलग थे। उन्होंने अक्सर गांधी और उनके नजरिए की कटु आलोचना की, क्योंकि गांधी के विरोधी भी थे। संविधान सभा में दिए गए अपने अंतिम भाषण में उन्होंने अपनी चिंताओं को बहुत स्पष्ट ढंग से तो अम्बेडकर जी ने क्या व्यक्त किया था? लिखा है कि 26 जनवरी 1950 को ये अम्बेडकर जी कह रहे हैं कि हम विरोधाभासों से भरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। जब संविधान लागू हुआ, राजनीति के मामले में हमारे यहाँ समानता होगी, पर आर्थिक और सामाजिक जीवन असमानताओं से भरा होगा। एक चिंता किसकी थी? अम्बेडकर जी की थी। राजनीति में हम एक व्यक्ति एक वोट और हर वोट का समान महत्व के सिद्धांत को मानेंगे। हमारे मतलब अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में हम अपने सामाजिक और आर्थिक ढांचे के कारण ही एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत को नकारना जारी रखेंगे। हम इस विरोधाभासपूर्ण जीवन को कितने लंबे समय तक जीते रहेंगे? हम अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में कब तक समानता को नकारते रहेंगे? अगर यह नकारना ज्यादा लंबे समय तक चलता रहा तो हम अपने राजनीतिक लोकतंत्र को ही संकट में डाल देंगे। ये चिंता किसकी थी? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की थी। आइए लिखा है, आइए आखिर में आइए हम 15 अगस्त 1947 को मध्यरात्रि के समय संविधान सभा में दिए गए जवाहरलाल नेहरू के भाषण को याद करें। तो नेहरू ने भाषण जब दिया था हमारे पहले प्रधानमंत्री ने, तो उन्होंने क्या कहा था? तो लिखा है, आजादी जिस दिन आजाद हुआ उस दिन रात को उन्होंने संविधान सभा में कहा था कि वर्षों पहले हमने अपनी नियति के साथ साक्षात्कार किया था और अब वक्त आ गया है कि हम अपने वायदों पर अमल करें। पूरी तरह या हर तरह से नहीं तो काफी हद तक तो करें ही। जो है ये क्या कहते हैं, घड़ियां जब ठीक मध्य रात की जो है रात का घंटा बजाएंगी तब सारी दुनिया सोती होगी और तब भारत नए जीवन की शुरुआत करेगा, आजाद होगा। ये रात को 12 बजे भाषण दे रहे थे। इतिहास में कभी कभार ही सही पर ऐसा लक्षण जरूर आता है। जब हम पुराने को छोड़कर नए में प्रवेश करते हैं, जब एक युग का अंत होता है और जब लंबे समय के लिए किसी राष्ट्र की दबी हुई आत्मा प्रफुल्लित होती है, आवाज पाती है, ऐसे पवित्र क्षण में हम अपने आप को भारत और अपने लोगों और उससे भी अधिक मानवता की सेवा में समर्पित करें। यही हमारे लिए उचित होगा। ये नेहरू जी कह रहे हैं। और आगे कहा कि आजादी और
जो है सत्ता जिम्मेदारियां लाती हैं। भारत के संप्रभु लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली इस संप्रभुता संपन्न सभा के ऊपर अब जिम्मेदारी है कि आजादी के जन्म से पूर्व हमने पूरी तरह प्रसव पीड़ा झेली है और इस क्रम में हुए दुखों को हमारा दिल भारी है। इसमें कुछ दर्द अभी भी बने हुए हैं, फिर भी इतिहास अब बीत चुका है और अब भविष्य में सुनहरे संकेत दे रहा है। आगे कहते हैं, यह भविष्य बहुत आराम करने या जो है सुस्ताने का नहीं है जो आगे भविष्य आने वाला है, बल्कि उन वादों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करने का है जिन्हें हमने अक्सर किया है। और एक शपथ हम आज भी लेंगे कि भारत की सेवा करने का अर्थ है दुख और परेशानियों में पड़े लाखों करोड़ लोगों की सेवा करना। इसका अर्थ है कि दरिद्रता का, अज्ञानता और बीमारियों का, अवसर की असमानता का अंत हो। हमारे युग के महानतम जो है आदमी की कामना हर आंख से आंसू पोंछने की है। संभव है कि यह काम हमारे भर से पूरा ना हो, पर जब तक लोगों की आंखों में आंसू है, कष्ट है, तब तक हमारा काम खत्म नहीं होगा। ये जो है नेहरू ने जो है भाषण दिया था जिस दिन देश आजाद हुआ था। या कुछ और लोगों के नाम हैं, उनको भी देख लेते हैं। लिखा है यहाँ पे, एक नाम है बलदेव सिंह। ये कौन थे? तो इनका जन्म हरियाणा में हुआ था और ये सफल उद्यमी और पंजाब विधानसभा में जो है पंथक अकाली पार्टी के नेता थे। संविधान सभा में कांग्रेस द्वारा मनोनीत किए गए, बाद में एक केंद्रीय मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री बने थे। एक है आपका कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। इनका जन्म गुजरात में हुआ था। ये वकील थे, इतिहासकार थे और भाषाविद थे। कांग्रेसी नेता थे और गांधीवादी थे। बाद में केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री बने और स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक भी थे। इसके बाद है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इनका जन्म कहाँ हुआ था? पश्चिम बंगाल में हुआ था। यह अंतरिम सरकार में उद्योग और आपूर्ति मंत्री थे, शिक्षाविद और वकील थे, हिंदू महासभा के सक्रिय थे और बाद में भारतीय जनसंघ के संस्थापक बने और इन्हें बीजेपी का संस्थापक भी माना जाता है। इसके बाद भीमराव अम्बेडकर के बारे में देख लेते हैं। इनका जन्म मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। ये प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे, सामाजिक क्रांतिकारी चिंतक थे, जातिगत बंटवारे और भेदभाव के खिलाफ अग्रणी आंदोलनकारी थे। बाद में स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में कानून मंत्री और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक थे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भीमराव अम्बेडकर की राजनीतिक पार्टी का नाम क्या है, तो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। जवाहरलाल नेहरू के बारे में, इनका जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था, प्रयागराज जिसे कहते हैं। ये अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री थे, वकील और कांग्रेस नेता थे। समाजवाद, लोकतंत्र और साम्राज्यवाद विरोध के पक्षधर थे। बाद में जो है भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। सोमनाथ लाहिड़ी, ये इनका जन्म कहाँ हुआ था? पश्चिम बंगाल में। लेखक और संपादक थे, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे। बाद में पश्चिम बंगाल विधानसभा के सदस्य बने। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी, मैंने बता दिया है। आगे बढ़ते हैं। संविधान का दर्शन। तो यहाँ लिखा है कि जिन मूल्यों ने स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा दी और उसे दिशा निर्देश दिए था, जो इस क्रम में जांच परख लिए गए, वह सभी भारतीय लोकतंत्र के आधार बने। ठीक है, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उन्हें शामिल किया गया। भारतीय संविधान की सारी धाराएं उन्हीं के अनुरूप बनी। संविधान की शुरुआत जो है बुनियादी मूल्यों की एक छोटी सी उद्देशिका के साथ होती है। इसे संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका कहते हैं। ठीक है, अमेरिकी संविधान की प्रस्तावना से प्रेरणा लेकर के समकालीन दुनिया के अधिकांश देश अपने संविधान की शुरुआत एक प्रस्तावना के साथ करते हैं। तो प्रस्तावना का विचार हमने कहां से लिया? अमेरिका से लिया। प्रस्तावना की भाषा हमने ऑस्ट्रेलिया से ली और प्रस्तावना को संविधान सभा में 11 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा में नेहरू ने इसको पेश किया था। आइए हम अपने संविधान की प्रस्तावना को बहुत सावधानी से पढ़ें और उसमें आए प्रत्येक महत्वपूर्ण शब्द के मतलब को समझें। संविधान की प्रस्तावना लोकतंत्र पर एक खूबसूरत कविता सी लगती है। इसमें वह दर्शन शामिल है जिस पर पूरे संविधान का निर्माण हुआ है। यह दर्शन सरकार के किसी भी कानून और फैसले के मूल्यांकन और परीक्षण का मानक तय करता है। इसके सहारे परखा जा सकता है कि कौन कानून, कौन फैसला अच्छा या बुरा है। इसमें भारतीय संविधान की आत्मा बसती है। तो भारतीय संविधान की आत्मा किसमें बसती है? तो हमारे किसमें बनती है? प्रस्तावना में बसती है। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हम लोग।
प्रस्तावना पे देखते हैं। तो यहाँ देखिए आप, भारत की प्रस्तावना के बारे में बताया गया है। मैं यहाँ एक एक करके पढ़ता हूँ और फिर एक एक बार में उसकी व्याख्या करूंगा। तो लिखा है, भारतीय संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना। लिखा है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण, संप्रभु, संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य। तो आपसे एग्जाम में एक क्रम भी पूछा जा सकता है कि सबसे पहले कौन सा शब्द है, सबसे बाद में कौन है। सबसे पहले प्रभु संपन्न है, समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, लोकतांत्रिक गणराज्य है। ठीक है, बनाने के लिए और उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो हमारे संविधान में तीन प्रकार, प्रस्तावना में तीन प्रकार के न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। और 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। 2 प्रकार के समता की बात की गई है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को मिति मार्ग से शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को जो है इस संविधान सभा को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि संविधान सभा को कब अंगीकृत किया गया, तो 26 नवंबर 1949 को। कब अधिनियमित किया गया, 26 नवंबर 1949 को। कब आत्मार्पित किया गया, 26 नवंबर 1949 को। यह बात आपको याद रखना है। 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 2 प्रकार की समानता और 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है हमारे प्रस्तावना में। और 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। तो पहली बार बदलाव 1942 के संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। हम भारत के लोग, अब एक एक करके व्याख्या कर लेते हैं। हम भारत के लोग भारत को, भारत के संविधान का निर्माण और अधिनियमन भारत के लोगों ने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से किया, न कि इसे किसी राजा या बाहरी आदमी ने किया था। समाजवादी क्या मतलब है इसका, तो लिखा है, समाज में संपदा सामूहिक रूप से पैदा होती है और समाज में उसका बंटवारा समानता के साथ होना चाहिए। सरकार जमीन और उद्योग धंधों की हकदारी से जुड़े कायदे कानून इस तरह बनाए कि सामाजिक आर्थिक असमानताएं कम हो। यह हमारे समाजवाद का उद्देश्य था। लोकतंत्र का मतलब क्या है, सरकार का ऐसा स्वरूप जिसमें लोगों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त रहते हैं। लोग अपने शासन का चुनाव करते हैं और उसे जवाबदेह बनाते हैं, या सरकार कुछ बुनियादी नियमों के अनुरूप चलती है। यह हमारे लोकतंत्र का अर्थ है। न्याय क्या है, नागरिकों के साथ उनकी जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है, मतलब इसीलिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय दिया गया है। स्वतंत्रता क्या है, नागरिकों के वैसे सोचें जिस तरह अपने विचारों को अभिव्यक्त करें और अपने विचारों पर किसी तरह का अमल करें, इस पर कोई अनुचित पाबंदी नहीं होनी चाहिए। बंधुता क्या है, हम सभी ऐसा आचरण करें कि हम एक परिवार के सदस्य हों। कोई भी नागरिक किसी दूसरे नागरिक को अपने से कमतर ना माने। समानता क्या कहता है, कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं। पहले से चली आ रही सामाजिक असमानताओं को समाप्त करना होगा। सरकार हर व्यक्ति को समान अवसर उपलब्ध कराने की व्यवस्था करे, ये कहता है। गणराज्य क्या है, शासन का प्रमुख लोगों द्वारा चुना हुआ व्यक्ति होगा, न कि किसी वंश या खानदान का। तो जो राष्ट्रपति हमारा है वो कैसा चुना जाता है, सरकार द्वारा, मतलब कि जनता द्वारा चुना जाता है, अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, आगे लिखा है पंथ निरपेक्ष, नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की पूरी स्वतंत्रता है, लेकिन कोई धर्म आधिकारिक नहीं है। सरकार सभी धार्मिक मान्यताओं और आचरणों को समान सम्मान देती है, ये पंथ निरपेक्ष कहता है। प्रभु संपन्न क्या कहता है कि लोगों को अपने से जुड़े हर मामले में फैसला करने का सर्वोच्च अधिकार है। कोई भी बाहरी शक्ति भारत की सरकार को आदेश नहीं दे सकती है, मतलब हर निर्णय में हम स्वतंत्र हैं। तो हमारी प्रस्तावना, जो जिसे संविधान का हम आत्मा कहते हैं, इसी ने पूरे संविधान की व्याख्या को कर दिया है कि संविधान में क्या लिखा होगा और क्या लिखा नहीं होगा। आगे यहाँ लिखा है संस्थाओं का स्वरूप, संविधान सिर्फ मूल्यों और दर्शन का बयान भर नहीं है, जैसा कि हमने पहले जिक्र किया है। संविधान जो है उन मूल्यों को संस्थागत रूप देने की कोशिश है। इसे हम भारत का संविधान कहते हैं। उसका अधिकांश हिस्सा उन्हीं व्यवस्थाओं को तय करने का है। यह एक बहुत ही लंबा और विस्तृत दस्तावेज है, इसलिए समय समय पर नए
इसे नया रूप देने के लिए इसमें बदलाव की जरूरत पड़ती है, इसलिए हम संविधान संशोधन करते हैं। आगे लिखा है संविधान, भारतीय संविधान के निर्माताओं को लगा कि इसे लोगों की भावनाओं के अनुरूप चलाना चाहिए और समाज में हो रहे बदलाव को दूर नहीं रहना चाहिए। उन्हें इसे पवित्र, अस्थायी और न बदलने न जा सकने वाले कानून के रूप में नहीं देखा जा सकता है। ठीक है, इसलिए संविधान संशोधन किया गया। आगे लिखा है इसीलिए उन्हें बदलावों को समय समय पर शामिल करने का प्रावधान भी रखा। इन बदलावों को संविधान संशोधन कहते हैं और यह हम दक्षिण अफ्रीका से लिए। संविधान ने संस्थागत संस्थाओं को बड़ी कानूनी भाषाओं में दर्ज किया। अगर आप संविधान को पहली बार पढ़ें तो इसे जो है समझना मुश्किल लगेगा, फिर भी संस्थाओं के बुनियादी स्वरूप को समझना बहुत मुश्किल नहीं है। किसी भी संविधान की तरह भारतीय संविधान भी वह नियम बताता है जिनके अनुसार शासकों का चुनाव किया जाएगा। इसमें स्पष्ट लिखा है कि इसके लिए आप कितनी शक्ति होगी और कौन किस बारे में फैसले लेगा। साथ ही संविधान निर्माताओं को कुछ स्पष्ट अधिकार दे करके सरकार की लक्ष्मण रेखा तय कर देता है कि सरकार इससे आगे नहीं बढ़ सकती है। मतलब कि ये हुआ कि सरकार जो है संविधान के अनुरूप काम करेगी, उससे आगे बढ़ के काम नहीं कर सकती है। पुस्तक के शेष 3 अध्याय हैं वो भारतीय संविधान के इन्हीं 3 पक्षों के बारे में हैं। प्रत्येक अध्याय में हम कुछ प्रमुख संवैधानिक प्रावधानों पर नजर डालेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि लोकतांत्रिक राजनीति में किस तरह काम करते हैं। लेकिन यह किताब भारतीय संविधान के द्वारा स्थापित सारी प्रमुख संस्थाओं और व्यवस्थाओं को नहीं समेटेगी, मतलब कुछ लोगों के बारे में बात करेगी। इसके कुछ पहलुओं पर जो है आपके अगले वर्ष की किताब में चर्चा होगी। ठीक है, रंग भेद किसे कहते हैं, यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, यहाँ दे सकते हैं। तो पहला लिखा है रंग भेद। तो दक्षिण अफ्रीका की सरकार की 1948 से 1989 के बीच काले लोगों के साथ जो नस्ली अलगाववाद और खराब व्यवहार करने वाली शासन व्यवस्था थी। धारा क्या है, किसी दस्तावेज का खास हिस्सा उसे अनुच्छेद कहते हैं। संविधान देश का सर्वोच्च कानून जिसमें किसी देश की राजनीतिक समाज को चलाने वाले मौलिक कानून होते हैं। संविधान संशोधन क्या है, देश की सर्वोच्च विधायी संस्था द्वारा उस देश की संविधान में किया जाने वाला बदलाव। संविधान सभा क्या है, जनप्रतिनिधियों की वह सभा जो संविधान लिखने का काम करती है। प्रारूप क्या है, किसी कानूनी दस्तावेज का प्रारंभिक रूप होता है। दर्शन क्या है, किसी सोच और काम को दिशा देने वाले सबसे बुनियादी ढांचा विचार होता है। प्रस्तावना क्या होती है, संविधान का वह पहला कथन जिसमें कोई देश अपने संविधान की बुनियादी मूल्यों और अवधारणाओं को स्पष्ट ढंग से कहता है। देशद्रोह क्या है, देश की सरकार को उखाड़ फेंकने की कोशिश करने का अपराध, इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम देशद्रोह कहते हैं। तो इस चैप्टर में जितनी इंपॉर्टेंट बातें थी मैंने बता दिया है, इसको देखिएगा अच्छे से। कहीं कोई डाउट होता है कमेंट करके पूछेगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे इस तरह की एनसीईआरटी क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक यू।